वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। वेलकम टू द क्लास एवरीवन। आ जाइए सभी लोग, आ जाइए और बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए आ जाइए सभी, सभी लोग लाइव हो जाएं। यस, और बताना ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास को। अल्टीमेट सेशन होने वाला है भाई, महा मैराथन है। हाँ भाई, मैं आई होप सो कि सब नाश्ता वाश्ता करके बैठे हो, क्योंकि अच्छी लंबी क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए आ जाइए सभी लोग। देखो, मैं हमेशा से ही ऐसा मानती हूँ कि जब आप कोई पॉलिसी पढ़ें या कमेटी कमीशन पढ़ें या फिर आप पीडी का कोई टॉपिक पढ़ें, जैसे कब हुआ था, कौन सा कन्वेंशन क्या हुआ था, तो मैंने हमेशा बोला है आपको कि एक हिस्ट्री कहाँ से वो शुरू हुआ है ना, वो टाइमलाइन आपको पूरा याद रहना चाहिए। जब आप टाइमलाइन के हेल्प से पढ़ेंगे तो चीजें आपके दिमाग में जिंदगी भर रहेंगी। ठीक है, ऐसे ही कहीं से भी उठा लो, कोई भी कमीशन कमिटीज पढ़ लो, डेट याद कर लो कभी का, तो ये तुमको लाइफ टाइम याद नहीं रहेगा, सिर्फ एग्जाम तक याद रहेगा, उसके बाद भूल जाओगे। तो इसीलिए हम लोग यहां देखेंगे कि एजुकेशन पॉलिसी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तुम सभी को पता है, दिस इज आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस बोलेंगे इसको। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर देखें तो सबसे पहले जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आई थी, जिसको राधा कृष्णन कमीशन भी बोलते हैं। फिर आया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अच्छा, ये आपको क्वेश्चन भी आता है हायर एजुकेशन में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, तो वैसे भी आपको याद करना ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग मुदलियार कमीशन भी बोलते हैं। फिर आया एजुकेशन कमीशन, जो कि कोठारी कमीशन के नाम से फेमस है। ठीक है, इसके बाद हमारा एनपीई 1968 आया था, सबसे पहली पॉलिसी थी जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे बनी थी। ठीक है, इसके बाद जो एक आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, बहुत इंपॉर्टेंट डेट ईयर है, याद रखना। इस ईयर में जो एजुकेशन है उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। कंकरेंट लिस्ट मतलब ये होता है कि अब जो है एजुकेशन की जिम्मेदारी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी दे दी गई। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये वाला भी जो कि कौन सा अमेंडमेंट था इसको भी याद रखना, 42nd अमेंडमेंट एक्ट था। इसके बाद हमारा जो सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और बोलते हैं ना जो अभी तक चल रहा था, वो था एनपीई 1986, राजीव गांधी जी के टाइम पे बना था। ठीक है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया 1992 में, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 बोलते हैं। अब यहां से हमारी कहानी चालू होगी। एनईपी 2020 बनने के लिए कितने सारी कमिटी बने, क्या उन्होंने सबमिट किया, इसको हम देखेंगे। तो ऐसा है कि 27 मई 2016 को एक कमिटी बनाई गई, कमिटी फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। किसके चेयरमैनशिप के अंडर, याद रखना, टीएसआर सुब्रमण्यन। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना कि 2016 में, देखो भाई ऐसा है, इसको अच्छे से टाइमलाइन बना के पढ़ेंगे हम लोग, आहिस्ता आहिस्ता। नोट्स लेकर बैठ जाना सभी लोग नोट्स लेकर बैठ जाना। देखो भाई ऐसा है, मई 27 में भी लिख सकते हैं अगर आपको डेट एकदम एग्जैक्टली याद करना है। तो 2016 में एक कमिटी बनी। कमिटी का नाम क्या था, कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसको याद रखना, इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, इसका इवोल्यूशन हुआ। चेयरमैनशिप कौन थे, चेयरमैन कौन थे इसके, टीएसआर सुब्रमण्यन, जो अब नहीं है, लेट लिखेंगे क्योंकि अभी वो नहीं रहे हैं, तो लेट लिख देते हैं उनको, टीएसआर सुब्रमण्यन। ठीक है, इसके बाद ये 2016 में जो कमिटी बनाई गई, उस कमिटी ने क्या किया, रिपोर्ट ऑब्वियसली सबमिट किया अपना, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया। अब इस रिपोर्ट के बेस पे जून 2017 में, देखो इस रिपोर्ट के बेस पे जून 2017 में क्या बना, फिर से एक कमिटी बनी, कमिटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि हमारे जो साइंटिस्ट थे पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन।
ठीक है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के चेयरमैनशिप के अंडर जून 2017 में कमिटी बनाई गई फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, अब ये कमिटी ने रिपोर्ट सबमिट किया 2019 में। इसको ध्यान रखना, यहां पे कस्तूरी रंगन जी का नाम याद रखना, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, अब तुम लोगों को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन इन दोनों में ही होता है कि 2016 में कौन सा था, 2017 में कौन सा था। अब इन लोगों ने सबमिट किया, 2 साल जो है इन्होंने अच्छा खासा रिसर्च वर्क किया, डेटा कलेक्ट किया, पॉलिसी मेकर्स जितने भी बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स रिसर्च करते हैं उनके बेस पर जो है डेटा कलेक्ट करके 31 मई 2019 को उन्होंने ड्राफ्ट जो है सबमिट कर दिया। 31 मई 2019 को ड्राफ्ट सबमिट कर दिया गया। ड्राफ्ट का नाम था ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और उसके बाद हमारा NEP 2020 जो है रिलीज किया गया। ठीक है, ये रिलीज किया गया। तो ये पूरा टाइमलाइन है, 2016 से इसकी कहानी चालू होती है NEP 2020 की। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया होगा सभी को। अब जो है ये जो NEP 2020 थी, ये ऑब्वियसली 21वीं सदी की पहली एजुकेशन पॉलिसी है और इन्होंने NPE 1986, देखो एक है NEP हमारा जो अभी 2020 का है उसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और ये वाली जो थी ना वो NPE है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, इसको रिप्लेस किया गया। अब किस पिलर में बना है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो तुमको याद होगा कि ये 5 पिलर के ऊपर NEP 2020 है, और जो स्वयं था हमारा वो इन 5 में से 3 के ऊपर बेस था। ये वाले 3 पिलर को लिया गया था स्वयं के लिए, याद है तुम लोग को, स्वयं के लिए इन्हीं 5 में से 3 पिलर को यूज किया गया था, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। और यहां पे NEP 2020 5 फाउंडेशन पे है, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। और ये अलाइंड किससे है, 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी एजेंडा 30। ठीक है, अब तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या स्टेटमेंट में डाला जा सकता है कि NEP 2020 पॉलिसी इज अलाइंड टू द एजेंडा 30। अब तुमको समझ में ही नहीं आएगा अगर पता ना हो तो, कॉल्स करके आ जाओगे। तो याद रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान जो था हमारा एजेंडा 2030 उसके ऊपर ही अलाइंड है। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर हम आगे जो है क्वेश्चन के हेल्प से कंसेप्ट को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है, बहुत बेसिक क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, जल्दी जल्दी आंसर करना। NEP 2020 फोकसेस ऑन, हाँ माला हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा, डोंट वरी। चलिए, NEP 2020 फोकसेस ऑन, किस पे फोकस करता है NEP 2020? फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ड ऑन प्रोग्रेस कार्ड, या समेटिव असेसमेंट बेस्ड प्रोग्रेस कार्ड, या कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, या फिर देख लो यार 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। कितना परफेक्ट लग रहा है ना, कितना परफेक्ट लग रहा है आंसर, सीधे डी कर दो, बिना सोचे समझे डी कर दो। यानी ये हुआ 360 डिग्री, मतलब क्या हुआ, सिंपल है कि भैया चारों कोने नाप दो, जितने भी कोने हो सकते हैं सारे नाप दो। बच्चों के प्रोग्रेस कार्ड, बच्चों का जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो सारे डोमेन्स में होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। NEP 2020 लेज एम्फेसिस ऑन, किस पे एम्फेसाइज करता है, किस पे जोर देता है? ये अभी बहुत इजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे थोड़ा टफ होता जाएगा लेवल। ठीक है, चलो NEP 2020 लेज एम्फेसिस ऑन, yes ईशा नागपाल, वेरी गुड। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट बोलेंगे,
कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, सबको जब तुम केटर करते हो 360 डिग्री हो जाता है वो, ठीक है। यस, वेरी गुड। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, संकल्पनात्मक समझ जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है इसका आंसर। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे इन्होंने एम्फेसाइज किया। और तुमको पता ही है भाई, हम लोग भी जेआरएफ अड्डा के टीचर्स भी तुमको क्या बोलते हैं कि कंसेप्ट क्लैरिटी रखो। मैंने एक सेशन कल किया था क्या, पीवाईक्यूज क्लियर करने, सिर्फ पीवाईक्यूज पढ़ने से तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा? वो वीडियो जाकर देखना सभी लोग। मैंने तुमको प्रूफ के साथ बताया है वहां पे कि सिर्फ पीवाईक्यूज करने से तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा बेटा। कुछ नए बिगनर्स होंगे अभी मेरे लाइव सेशन देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी मैं ये मैसेज दे रही हूं कि अगर कोई तुमको ये बोलता है कि बेटा एक काम कर, तू 5-6 साल का ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले, नेट निकल जाएगा, बेटा वो तुझे गधा बना रहा है, तुम्हें जो है वो गधा बना रहा है, सिंपल सी बात है। मैं बोल रही हूं तुमको प्रूफ के साथ मैंने वो दिया है, कंसेप्ट क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। पहले कंसेप्ट क्लियर करो, क्योंकि भैया एनटीए अब वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, टॉपिक रिपीट करता है पर डेप्थ में जाकर तुमसे पूछेगा, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। What are the changes required to be made in RT 2009 as per NEP 2020? देखो भाई, आरटी एक्ट 2009 आया था, अब इसमें कुछ चेंजेस जो है एनईपी 2020 ने बोला है वो तुम्हें पता होना चाहिए, बता दो आंसर। हाँ हाँ, देबाली ना, बिल्कुल सही है बेटा, रोट लर्निंग से शिफ्ट करके एनसीएफ 2005 में भी बोल दिया गया था। यार तुम लोग जल्दी जल्दी सेशन को है ना शेयर कर दो यार, आज तो 100 अबव कर दो, आज 100 अबव कर दो स्टूडेंट्स लाइव। चलो जल्दी आ जाओ। आरटी 2009 को, यस वेरी गुड, इन्होंने बोला कि भाई 14 साल तक मत करो, 18 साल तक कर दो, यानी कि 12 स्टैंडर्ड पूरा स्कूल एजुकेशन जो है वो फ्री और कंपलसरी होना चाहिए फॉर 6 to 18 year old स्टूडेंट्स, ठीक है। जितने भी डिसएडवांटेज सेक्शन सोसाइटी से जो बच्चे आते हैं उन सब के लिए जरूरी है, ठीक है। चलो, अच्छा सॉरी सॉरी, 6 to 18 नहीं है, आई एम सो सॉरी, 3 to 18, आई एम सो सॉरी, 6 to 18 नहीं है, इसको सही करना, 3 to 18 ए होगा आंसर। यस अंकिता वेरी गुड, मनीषा वेरी गुड, आई एम सो सॉरी, 6 नहीं है, इन लोगों ने फाउंडेशनल भी ले लिया, यानी ईसीसीई भी ले लिया था, यार मेरे दिमाग से भी निकल गया था। एनईपी 2020 ने बोला कि 12 स्टैंडर्ड तक यहां पे खींचो, और जो 6 इयर्स था पहले उसको 3 इयर्स करो, यानी कि जो किंडरगार्टन वाला टाइम होता है, बाल वाटिका जो बोलो आप, जो हमारा ईसीसी वाला है उसको भी इंक्लूड कर लो, अर्ली चाइल्डहुड केयर वालों को भी इंक्लूड करो। 3 years to 18 years है, प्लीज करेक्ट कर देना इसको, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वाज इंक्लूडेड इन एनईपी 2020? हाँ यार श्रृंखला इतना सारा पढ़ाने के लिए कि छोटी छोटी चीज मिस आउट हो जाती है, पर भाई तुम लोग मिस आउट मत करना एग्जाम में, बहुत भारी पड़ेगी ये छोटी चीज है ना, याद रखना। 3 साल से मतलब तुम समझो कि जब से बच्चा पढ़ना चालू करता है तब से लेकर स्कूल के लास्ट एजुकेशन तक, यानी 12 स्टैंडर्ड तक। यस वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें क्या होगा, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन भी आएगा, यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल लेवल्स भी आएगा, और हमारा 5+3+3+4 वाला तुमको पता ही होगा, वो मैं अभी रिवाइज नहीं करा रही हूं क्योंकि बहुत बार तुम पढ़ चुके होगे, अब तुमको वो सारे लेवल्स याद होने चाहिए, 5+3+3+4 वाला। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसाइज्ड इन द एनईपी 2020?
वेरी गुड, वेरी गुड। एनईपी 2020 ने इंफेसाइज किया है, किस पर जोर दिया है कि हाउ टू लर्न, कैसे सीखें, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे सीखें, है ना। तभी तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरत है। और यहीं पे कैसे सीखें में ही इन लोगों ने जो है फिर आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए बोला, टीचर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड करने के लिए बोला, स्टेम लर्निंग की बात करी, ताकि बच्चा समझ सके कि कैसे सीखे, ठीक है। और इवन टीचर को भी पता चले कि कैसे सिखाएं बच्चों को, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो 6th क्वेश्चन पे आ जाओ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 एडवोकेट्स, नई शिक्षा नीति किसकी वकालत करती है? ओके दीक्षा, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा डियर। ऐसे ही आ जाया करो 11 बजे। चलो दुर्गा, नहीं आइडिया बेटा मुझे। यस, मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग, स्कूली शिक्षा में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, ये बोला गया। अब ये बताओ कि मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग किस लेवल तक बोला गया कि भाई इतना तो होना ही चाहिए, कौन से लेवल तक था ये बताओ, या कौन से स्टैंडर्ड तक बोला गया ये भी बता दो जल्दी से। 7th क्वेश्चन में तब तक आ जाएंगे हम लोग। कौन से स्टैंडर्ड तक बोला गया कि भाई मदर टंग जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कम से कम इस स्टैंडर्ड तक होना चाहिए, बताओ जल्दी से बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। रुचिका, प्राची, फैजा, मीत, मौसमी, रेयांश, रवनीत, ईशा, स्नेहलता, अन्वेषा, दीक्षा, मनीषा, रूही, अंकिता, सबका नाम ले लिया मैंने। श्रृंखला, अरे बाप रे इतने स्पीड में बढ़ रहे हो तुम लोग। यस, 5th स्टैंडर्ड, याद रखना 5th स्टैंडर्ड तक मदर टंग जो है आपको कंपलसरी, कंपलसरी मतलब बोला कि भाई कर दो भाई 5th स्टैंडर्ड तक, बहुत जरूरी है। चल, NEP 2020 proposes to prepare which of the curriculum framework? याद रखना इसमें सिर्फ बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो भाई यहां पे जो है 4 चीज याद रखना इन्होंने। एक तो ECCE को लेकर बोला कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाना है। एक स्कूल एजुकेशन को लेकर बोला, स्कूल एजुकेशन को लेकर तो बनता ही है, टीचर एजुकेशन को लेकर बनता ही है। और एक जो नया इंक्लूड किया वो था एडल्ट एजुकेशन, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारे पास क्वेश्चन में अगर जाएं तो टेक्निकल और वोकेशनल हटा दो, बाकी तीनों के तीनों होंगे, ठीक है। सो यस, वेरी गुड, सभी के सभी बहुत गजब का आंसर दे रहे हो। चलो अब आ जाओ 8th क्वेश्चन पे, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूं। NETF के ऊपर है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। अब इसका आंसर दो। NEP 2020 proposes to establish NETF. What are the stipulated functions of this body? क्या होगा? NETF के बारे में जानना सबको जरूरी है, क्वेश्चन आ सकता है इस पे। गुड मॉर्निंग कीर्ति। 8th का आंसर देंगे सभी लोग। रिजेक्शन टेक्निक से लगाओ, सबसे बढ़िया टेक्निक होती है रिजेक्शन टेक्निक।
सबसे बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सही बच्चों, बहुत सही। देखो इसमें अगर रिजेक्ट करोगे ना तो देखो टेक्नोलॉजी फोरम है। अब देखो एनटीए ने बहुत स्मार्टली ये क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने एनईटीएफ का फुल फॉर्म नहीं पूछा, फुल फॉर्म दिया ही नहीं वहां पे, क्योंकि उनको पता है कि अगर टेक्नोलॉजी फोरम में डाल दूं यहाँ पे तो बच्चा जो है अंदाजे से भी इस क्वेश्चन का आंसर कर देगा। तो तुमको जो है सबसे पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फुल फॉर्म पता है तो पता है यार, अगर टेक्नोलॉजी फोरम है तो इंडियन लैंग्वेजेस की बात ही नहीं आएगी, इसको हटा दो। और एक जो है इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट्स टू एड्रेस ग्लोबल चेंजेस इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें क्यों आएंगी भाई? नहीं आएंगी। ए बी एंड ई है। अब देखो इसको समझेंगे हम लोग, इसको एक तरह से रिवाइज कर लो। देखो फोरम जो होता है ना, मैं तुमको हमेशा बोला है, फोरम मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहां पे आप अपने आइडियाज को शेयर करो। जैसे तुमको याद होगा स्वयं में हमने ऑनलाइन डिस्कशन फोरम पढ़ा था। तो फोरम मतलब ये ऐसा ही होता है कि एक ऐसा स्पेस दिया गया है जहां तुम डिस्कशन कर सकते हो, अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हो अपने पीयर मेंबर्स से, कलीग से, किसी से भी। तो यहां पर भी इन्होंने बोला कि एक ऑटोनॉमस बॉडी सेटअप की जाएगी। देखो ऑटोनॉमस होगा ये बॉडी, याद रखना क्वेश्चन में तुमसे पूछा जा सकता है। तो एनईटीएफ, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, जिसको क्रिएट किया जाएगा इसीलिए ताकि आप जो है फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कर सके। किस पे? ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहैंस लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सो ऑन। और दोनों के लिए, यानी कि स्कूल के लिए भी और हायर एजुकेशन के लिए भी, ये भी याद रखना। एनईटीएफ दोनों के लिए है, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए। और यहां पे हम फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज किसके लिए करेंगे? जहां पे टेक्नोलॉजी यूज कर सके टू इनहैंस लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सो ऑन। ठीक है, याद रखना। और यहां पे एनईटीएफ का एक एम होगा टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग ऑन द इंडक्शन, डिप्लॉयमेंट एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को यूज करना, उसका डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, एनईटीएफ हेल्प करेगा। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे उन सबको हेल्प करेगा एनईटीएफ। ठीक है, तो एनईटीएफ का तुमको 5 पॉइंट यहां पे लिखे गए हैं, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही याद कर लो। बिल्कुल एकदम बोलते ना, एक एक शब्द जो है एनटीए वैसा ही कॉपी पेस्ट करने वाला है, तो बस वैसा ही याद कर लो। सबसे पहला कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, ऑटोनोमस बॉडी होगा ये भी याद रखना। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होगा जो क्या करने वाला है, सबसे पहले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। फिर एक इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बनाएगा। फिर स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट जो है एरियाज इन दिस डोमेन, यानी जो भी इस डोमेन में जितने भी स्ट्रैटेजीज की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में ये सोचेगा और आइडिया देगा। आर्टिकुलेट न्यू डायरेक्शन फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन। और एक इंप्लीमेंटेशन कमिटी भी बनाई जाएगी फॉर दिस पर्पस। इंप्लीमेंटेशन कमिटी भी बनाई जाएगी एनईटीएफ द्वारा। तो ये 5 पॉइंट को याद कर लेना, हो सकता है जून एग्जाम में तुम्हें इस पे क्वेश्चन आ जाए। एनईटीएफ इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, तो तुम लोगों ने सबने सही आंसर किया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। As per NEP 2020, consider the following 2 statements। आज हम लोग इन वर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो उस तरह तुमने मिस आउट कर दिए हो, वो भी हम इस क्लास में कवर करेंगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो पहले। थैंक यू सो मच अनाम। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, मैं अभी भी तुम्हें गारंटी दे रही हूं कि किसी ना किसी शिफ्ट में जून एग्जाम में आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। आज की क्लास का ना ये तुम स्क्रीनशॉट या कुछ ले लो कि मैम आपने गारंटी दी थी और देखो जून एग्जाम में आया ही आया है। मैं तो ये पक्का स्क्रीनशॉट लगाने वाली हूँ। मैं बोल रही हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन आएगा आएगा। ठीक है, इसको छोड़ना मत।
तो आज तुम इसका रिवीजन कर ही लोगे। देखो भाई, ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम लोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के सारे वर्टिकल्स को एक बार देखेंगे, ठीक है। देखो, सबसे बड़ी चीज जो एनईपी 2020 ने बोली है ना हायर एजुकेशन को लेकर, वो इसी का फॉर्मेशन की बात करी है कि एक अम्ब्रेला बॉडी बनेगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया और इसके 4 वर्टिकल्स होंगे, ठीक है। चारों वर्टिकल सीक्वेंस में याद करना। सबसे पहला जो हमारा वर्टिकल होगा, इसको याद करने का तरीका भी बता रही हूं तुमको, रेगुलेटरी काउंसिल। देखो भाई, वैसे भी देखा जाए, अगर हम नॉर्मली अगर हम देखें तो रेगुलेशन की जरूरत सबसे पहले पड़ती है। रेगुलेशन मतलब क्या हुआ कि भाई कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो प्रॉपर एथिक्स फॉलो कर रहा है या नहीं, उनके करिकुलम कैसे चल रहे हैं, तो इस तरह से जो है रेगुलेट किया जाता है। जैसे तुम देखो, जब पंखा चलता है ना, तो पंखे के लिए हम रेगुलेटर यूज करते हैं। इस रेगुलेटर वर्ड को याद रखना, ठीक है। तो एक सबसे पहले रेगुलेशन आता है। तुमने रेगुलेशन कर लिया, इसके बाद तुम क्या करोगे, तुम एक्रेडिट करोगे, इंस्टीट्यूशन सही से काम कर रहा है या नहीं, आप क्या करोगे, एक्रेडिटेशन करोगे। तो दूसरा वर्टिकल क्या है, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। एक्रेडिटेशन करने के बाद क्या करोगे, अब उनको पैसे की जरूरत है। भाई तुमने बोल दिया कि यार इस इंस्टीट्यूशन में बहुत सही पढ़ाई चल रही है, करिकुलम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, तो भाई इंस्टीट्यूशन को जो है पैसे की भी जरूरत है। तो अब आप क्या करोगे, ग्रांट काउंसिल बनाओगे और फिर पैसे देने के बाद इंस्टीट्यूशन जो है स्टैंडर्ड सेटिंग का काम करेगा कि भाई सारे मानक जो होते हैं ना, मानक सही से है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए आपके पास जनरल एजुकेशन काउंसिल है। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो सभी लोग, तुमको पीडीएफ ये मिल जाएगा, टेंशन मत लो, पीडीएफ की टेलीग्राम ग्रुप भी है मेरा, ज्वाइन कर लो, और जेआरएफ अड्डा ऐप पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आप पढ़ाई पे ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहला वर्टिकल हमने बोला नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल होगा, जो एक सिंगल पॉइंट रेगुलेटर होगा फॉर द हायर एजुकेशन सेक्टर। सब कुछ इंक्लूडेड है यहाँ पे, यानी टीचर एजुकेशन के लिए भी अब कोई अलग से रेगुलेटरी काउंसिल नहीं होगा भाई, एनएचईआरसी ही देखने वाला है। लेकिन 2 चीज एक्सक्लूड होगा वहां पे, ये बस याद रखना, वो है मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। बस इसको ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन बनता है। जो सबसे ज्यादा अलग होता है ना, बस उसको ध्यान रखा करो। तो एनएचईआरसी सारे एजुकेशन सेक्टर के लिए एक सिंगल पॉइंट रेगुलेटर होगा, एक्सक्लूडिंग मेडिकल एजुकेशन एंड लीगल एजुकेशन, ठीक है। और ये कौन सा फॉलो करेगा, लाइट बट टाइट। ये चीज ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, लाइट बट टाइट। इसके बाद हमारा सेकेंड वर्टिकल आता है जो है नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, जिसको मेटा एक्रीडेटिंग बॉडी भी बोला जाएगा। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज याद रखना कि समय के साथ तुम सबको पता है कि जो नैक है, ये जो नैक है हमारा, वो नैक क्या फॉलो करता है, तुमको पता है ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो करता है नैक। अभी जो हमारा नैक है वो ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो करता है, ठीक है। अब जो एनएसी बनेगा ये क्या फॉलो करेगा, बाइनरी प्रोसेस। बाइनरी प्रोसेस क्या होता है, बाइनरी प्रोसेस मतलब ये सिर्फ बोलेगा या तो एक्रेडिटेड है, भाई हम गए इंस्टीट्यूशन में चेक कर लिया, यू आर एक्रेडिटेड। एक्रेडिटेड मतलब यू आर वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, यू आर फॉलोइंग ऑल द पैरामीटर्स, सब पे आप खड़े उतर रहे हो, ठीक है। तो मैंने आपको एक्रेडिटेड बोल दिया, और जो कोई भी पैरामीटर पे खड़ा नहीं उतर रहा उसको बोल दिया जाएगा नॉट एक्रेडिटेड, खत्म। इसको बोलते हैं बाइनरी प्रोसेस। कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं, हटा दिए जाएंगे समय के साथ और ये काम कर दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद दूसरी चीज ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हो सकता तुमको पता ना हो, मैं बता दूं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बोला गया है कि दे विल डेवलप द इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान। आज इस शब्द को ध्यान रखना जो तुम्हारे अभी आगे बहुत काम आने वाला है। क्या बोला मैंने, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान। तो सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बोला गया है कि आप सभी को इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बनाना है,
जिसको हम आईडीपी भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से जो है आपको एक्रेडिट किया जाएगा और अगले 15 साल में ऐसा सोचा जा रहा है कि सारे इंस्टीट्यूशन इतने ज्यादा बोलते हैं ना, इतना ट्रेनिंग वेनिंग उनको दिया जाएगा और एक टाइम पे यानी 15 साल बाद वो क्या बन जाएंगे, सेल्फ गवर्निंग डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस। ये एम है एनईपी 2020 का, इसको ध्यान रखना। मतलब सारे हायर एजुकेशन को बोला गया है इंस्टीट्यूशन को कि आप अपना इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बनाएं ताकि अगले 15 साल बाद यानी आगे के 15 साल बाद आप जो है सेल्फ गवर्निंग डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन बन जाओ, खुद ही अपना गवर्न कर रहे हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है और डिग्री आप खुद ही दे रहे हो। ठीक है, सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को यह बोला गया है, ध्यान रखना। इसके बाद थर्ड वर्टिकल है आपका ग्रांट काउंसिल का, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, जो क्या काम करेगी, फंडिंग का और फाइनेंसिंग का। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया होगा, इंक्लूडिंग द अगेन आईडीपीज आया है, प्रिपेयर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्रेस मेड ऑन देयर इंप्लीमेंटेशन। तो आपको जो ग्रांट दिया जाएगा ना वो भी आईडीपी के बेस पर ही होगा। देखो ध्यान रखो आईडीपी कितना इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान के बेस पर एक्रेडिट भी किया जाएगा आपको और ग्रांट भी आपको इसी बेस पर दिया जाएगा। क्राइटेरिया के अंदर आईडीपीज आएंगे, फिर आपने उस इंप्लीमेंटेशन प्लान के अकॉर्डिंग कितना प्रोग्रेस किया है, ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाएगी। ठीक है, और चौथा वर्टिकल हमारा आता है जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो कि स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होने वाली है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि जो हमारा फोर्थ वर्टिकल है जनरल एजुकेशन काउंसिल, इसके बारे में ध्यान रखना कि ये क्या करने वाली है। जनरल एजुकेशन काउंसिल, देखो इतना डिटेल में तुम्हें कोई नहीं पढ़ाने वाला है, अच्छे से पढ़ लो आज। ठीक है, और ये सारे नोट्स बनाते रहना मेरे साथ साथ। जनरल एजुकेशन काउंसिल को काम दिया गया है कि आप एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, उस फ्रेमवर्क का नाम होगा नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो कि एनएसक्यूएफ के सिंक में होने वाला है। ठीक है, एनएसक्यूएफ के सिंक में होने वाला है। अब तुमको मैं एक तुमने एनईपी 2020 में पढ़ा था कि एनईपी 2020 का एम है 50% एनरोलमेंट कर देना बाय 2035। पर तुमको यह भी पता होगा कि इसमें इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन है। क्या तुमको यह पता है कि 50% तो करना है पर वोकेशनल एजुकेशन को इंक्लूड करके? समझ में आया? याद रहेगा ये चीज। सिर्फ हायर एजुकेशन नहीं है बेटा, हायर एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन को भी इंक्लूड करना है और 50% कर देना है एनरोलमेंट हमको बाय 2035। अब अगर एनईपी 2020 का एम है कि वोकेशनल एजुकेशन को भी इंक्लूड करना है, तो भाई इसके लिए तो काम करना पड़ेगा ना वोकेशनल एजुकेशन के लिए। इसीलिए जनरल एजुकेशन काउंसिल को बोला गया कि बेटा आप जो है, बेटा नहीं, आई एम सो सॉरी, मेरी लैंग्वेज है ऐसी, NHEQF बनाइए। NHEQF क्या है? नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाइए आप, और ये विथ द सिंक होगा किसके साथ? किसके साथ होगा? NSQF के साथ, यानी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के एकदम सिंक में होगा, उसके साथ साथ तैयार किया जाएगा। तो NSQF के सिंक के साथ, विद द सिंक NSQF। क्यों? ताकि वोकेशनल एजुकेशन को भी बढ़ावा मिले, ताकि वोकेशनल एजुकेशन को भी बढ़ावा मिले, वोकेशनल एजुकेशन को हम हायर एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सके। क्योंकि तुमको पता है यार, तुम सब लोग कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटीज जाते हो, क्या तुम अपने यूनिवर्सिटी में वोकेशनल एजुकेशन को देखते हो? नहीं। तो वोकेशनल एजुकेशन को हायर एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी।
सोच बदलनी पड़ेगी पूरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, वहां के गवर्नेंस की, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की सोच बदलनी पड़ेगी कि भाई वोकेशनल एजुकेशन को भी इंटीग्रेट करिए हायर एजुकेशन के साथ। तो यही काम जो है हमारा जनरल एजुकेशन काउंसिल करेगा। तुम लोग सिर्फ इतना याद रखते हो कि मैम स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी जो है ना मैम, वो जनरल एजुकेशन काउंसिल है। इतना ही सिर्फ पढ़ोगे तो क्या करोगे, तुमको फंसा देगा एनटीए। आगे की चीज याद रखो कि सिर्फ स्टैंडर्ड सेटिंग नहीं, वो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क भी बनाएगा विद द सिंक ऑफ दिस एनएसक्यूएफ। क्यों? इसका कारण है टू इंटीग्रेट vocational education with higher education। आ गया समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वर्टिकल्स। अब ये चारों वर्टिकल तुम कभी मत भूलना, और क्वेश्चन यहां से भर भर के पूछा जाएगा, ठीक है? और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान को भी मत भूलना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। चलो भाई, तो इसका आंसर तुम लोगों ने दे दिया था कि मैम ए होगा इसका आंसर। दोनों स्टेटमेंट सही है। हमारा जो है एक्रेडिटेशन बॉडी जो है वो सेकंड वर्टिकल है। फर्स्ट वर्टिकल रेगुलेटरी था, सेकंड एक्रेडिटेशन। एक्रेडिटेशन के बाद पैसे की जरूरत है तो ग्रांट होगा, और लास्ट में हम स्टैंडर्ड सेटिंग करते रहेंगे तो जीईसी होगा, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब जल्दी जल्दी आंसर करोगे, देखो इतना कुछ पढ़ा दिया है मैंने, अब फटाफट आंसर करना। 10th क्वेश्चन का आंसर दो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा हाँ गुमनाम जी, मेरी आदत ही है बेटा बेटा करने की। 8-9 साल से पढ़ा रहे हैं ना, तो बेटा बेटा तो ऐसे ही निकलता है। और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग बेटा वाले उम्र के नहीं हो। लेकिन क्या करें, आदत हो गई है। चलो कोई बात नहीं, क्या करेंगे। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, National Higher Education Regulatory Council will be the single point regulator for all disciplines except, yes, very good, very good, medical and legal education। चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा नहीं आएगी। भाई मेडिकल एजुकेशन कितना खतरनाक है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बोलेगा मैं क्यों बैठा हूं भाई, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोलेगा भाई मैं हूं लीगल एजुकेशन के लिए, क्यों तुम ले रहे हो हमारी जिम्मेदारी, है ना? तो याद रखना मेडिकल और लीगल एजुकेशन। अब ये बहुत इजी हो गया तुम्हारे लिए। देखो ये तो एकदम ऐसा लगेगा तुमको, अरे यार क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। चलो इसका आंसर करो। लेकिन बता दूं अब ऐसे क्वेश्चन ना आने वाले हैं। ये 2021 में आए हैं और 2022 में आए हैं। अब 2023 और 24 में लेवल बढ़ चुका है। चलो इसका आंसर कर दो जल्दी जल्दी फटाफट। हुमा इसलिए नहीं किया गया बेटा, मेडिकल एजुकेशन और लीगल एजुकेशन के ना बहुत सारे जो रेगुलेशंस होते हैं, वो बहुत सारे रूल्स होते हैं उसके, है ना? तुम देखो यार मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करना इतना आसान नहीं है भाई, जिंदगी उस पर टिकी हुई है, तो उसके लिए एक अलग से रखा गया है, छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए उसमें। यस वेरी गुड। तो व्हाट इज द आंसर? ए इज द आंसर, कर लिया। चलो 12th क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन का आंसर आराम से करना, ध्यान से करना। हाँ बिल्कुल, एमसीआई और बीसीआई से पंगा नहीं लेना है। बिल्कुल। ट्वेल्थ का आंसर दीजिए सभी लोग, ट्वेल्थ का। ओके ओके, बहुत समझदार हो गए हो। कुछ लोग ए भी कर रहे हैं, जितने लोग ए कर रहे हैं वो थोड़ा जल्दबाजी में आंसर कर रहे हैं, सही से देखो।
और जितने लोग सी कर रहे हैं बहुत ही समझदार है, बहुत समझदार, वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन इन अ कंट्री लाइक इंडिया डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अदर फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, है ना। भारत जैसे देश में उच्च शिक्षा का वित्त पोषण संसाधनों की उपलब्धता और अन्य वित्तीय निहितार्थों पर निर्भर करता है। बिल्कुल निर्भर करता है, सही है। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन, बिल्कुल हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल करता है, पर एनटीए ने बीच में यहां पे सेकेंड वर्टिकल लिख दिया। अब अगर तुमको सीक्वेंस में याद नहीं होगा तो गलती करके आ जाओगे। ग्रांट काउंसिल लगेगा कि हाँ फंडिंग और फाइनेंसिंग के लिए है, पर बेटा ग्रांट काउंसिल तो सेकेंड वर्टिकल नहीं था। कौन सा वर्टिकल था? थर्ड वर्टिकल, है ना। तो इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। ग्रांट काउंसिल कौन सा था? थर्ड वर्टिकल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। What are the principles identified by NEP 2020 document for higher educational changes? उच्च शैक्षिक परिवर्तनों के दस्तावेज NEP 2020 द्वारा पहचाने गए सिद्धांत क्या है? हाँ पूजा, इसीलिए गलत हो गया बेटा। ठीक है, तो ऐसे ही एनटीए जो है ना बीच में तुमको करेगा गड़बड़, तो स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना। अब आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो इतना दुख होता है, 2 मार्क चले गए फालतू के। यस, वेरी गुड, बहुत सही। तो व्हाट इज द आंसर? सी, डी एंड ई। देखो भाई, स्ट्रिक्ट सेपरेशन तो बोला ही नहीं गया था, वाटर टाइट एकदम कंपार्टमेंट रखना ही नहीं है आर्ट और साइंस के बीच में। ठीक है, एजुकेशन प्राइवेट सर्विस नहीं होना चाहिए, बाकी तीनों हो जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और देखो एक्सटेंसिव यूज लिखा है क्योंकि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बना दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड करने के लिए बोला, स्टेम लर्निंग को इंक्लूड करने के लिए बोला, इसलिए बहुत ज्यादा ही उपयोग जो है इसका यूज करने के लिए बोला गया है। और एथिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, तीनों के तीनों सही है। ठीक है, चलो 14 का आंसर करो। इसका आंसर सोच समझ के करना। एनईपी 2020 ऑल्सो फोकसेस ऑन, यस ईशा, वेरी गुड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से एक तरह से एक्सटेंसिव हो गया यूज। स्टेम लर्निंग, इसको याद रखना, स्टेम लर्निंग। ये भी आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक है फॉर पीएचडी, याद रखना। ये भी पीएचडी अगर तुम्हें करना है ना, दिस इज द ट्रेंडिंग टॉपिक। मुझे पता था कि तुम लोग जो है ना बिल्कुल सही आंसर करोगे। वेरी गुड, हाई क्वालिटी एजुकेशन इन इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, चलो वेरी गुड। 15 पे आ जाओ, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो। According to NEP 2020, more HEIs shall be established and developed in underserved regions to ensure full वंचित क्षेत्रों में। स्टेम लर्निंग जाना है देबालिना को? बताती हूं बेटा, बताती हूं मैं देबालिना, मैं आपको बताऊंगी स्टेम लर्निंग क्या होता है। ठीक है, एक बार ये खत्म हो जाने दीजिए सेशन। यस, वेरी गुड। एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन खत्म यार, इसमें क्या इतना सोचना है। ए का ए इज द आंसर, तुरंत आगे बढ़ो। अब आ जाओ 16 क्वेश्चन। पसांग क्या बोल रहे हैं? पसांग वेलकम टू द क्लास बेटा, बहुत दिनों बाद आए हो। मैम दैट्स व्हाई नेटिव लैंग्वेज आल्सो हैज पीएचडी नाउ। ओके,
बहुत सही, तुम लोग सब स्टेम का फुल फॉर्म बोल रहे हो। फुल फॉर्म तो सभी जानते हो, पर मैं तुमको बताऊंगी भी कि स्टेम में होता क्या है, क्योंकि आपकी जो मैडम है ना वो स्टेम टीचर भी रह चुकी है। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस है एज अ स्टेम टीचर, तो मैं तुमको स्टेम के बारे में बताऊंगी। ठीक है, जो आज तक तुमको यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा, अच्छे से बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। पहले इसको खत्म करते हैं हम लोग, एनईपी 2020। स्टेम के बारे में भी जान लो, क्योंकि तुमसे हो सकता है डिटेल में भी पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है। और वैसे भी तुम्हें जानकारी होना चाहिए, यू कैन डू पीएचडी ऑन दिस टॉपिक। चलिए 16 का आंसर जो है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखिए। कुछ ए कर रहे हैं, कुछ डी कर रहे हैं। हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को जान लेते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे हमने नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम पढ़ा, उसी तरह से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में भी जान लो। पहले 2-3 बातें नोट्स में लिखते जाओ। सबसे पहली बात कि हमारे जो हमारे देश में रिसर्च और इनोवेशन को लेकर कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इसको अपने नोट्स में लिख लो। दैट इज ओनली 0.69% ऑफ जीडीपी। सिर्फ 0.69% जो है वो रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए अभी हम खर्च कर रहे हैं। अब तुम देखो, कंपेयर करो, यूनाइटेड स्टेट्स जो है यूएसए हमारा 2.8% करता है वो अपनी जीडीपी का, उसका जीडीपी भी बहुत हाई है। इजराइल देख लो भाई, इजराइल को खतरनाक है, 4.3%। साउथ कोरिया 4.2%। अब इनसे कंपेयर करो, हम लोग 1% भी नहीं है। ठीक है, ये चीज को जो है एनईपी 2020 ने सबसे पहले डाला है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च को लेकर। अब उन्होंने बोला कि इसीलिए हम लोग एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करेंगे। ये रिसर्च फाउंडेशन करेगा क्या, इसका एम क्या होगा, इसका व्यापक लक्ष्य क्या होगा? टू इनेबल अ कल्चर ऑफ रिसर्च टू परमिएट थ्रू आवर यूनिवर्सिटीज। यानी कि देखो, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च का कल्चर उतना ज्यादा फेमस नहीं है। देखो, अभी भी कई ऐसे इंस्टीट्यूशन है, देखो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रही, ना मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रही हूं। ठीक है, मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रही हूं, मैं उन स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रही हूं जो सिर्फ डिग्री देकर खत्म कर देते हैं। रिसर्च का कोई नामो निशान नहीं है। मुश्किल से एक आध जो है प्रोफेसर तुमको रिसर्च करवाते नजर आएंगे, या कुछ बच्चे जो है वो रिसर्च करते नजर आएंगे। अरे तुम अपने स्टेट यूनिवर्सिटी में भी अगर देखोगे ना, तो कितने कम बच्चे यूजीसी नेट जेआरएफ निकालते हैं, तुम देख लेना। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कि रिसर्च का कल्चर ही नहीं है हमारे इंस्टीट्यूशन में। और ये फाउंडेशन का काम ही यही होगा कि हर इंस्टीट्यूशन में रिसर्च के कल्चर को प्रमोट करना। ठीक है, अब ये 4 पॉइंट जैसे तुमने एनईटीएफ का याद किया था, वैसे ही एनआरएफ का याद कर लेना। क्या याद करना है? सबसे पहले वो फंड करेगा। देखो, जब आपको किसी चीज को प्रमोट करना होता है, ध्यान से समझो, किसी भी पॉलिसी या कोई भी ऐसी योजना है जिसको प्रमोट करना होता है ना, सबसे पहला काम करता है फंडिंग। पैसा है ना, पैसा सब कुछ बोलता है भैया, वही वाली बात है। फंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार आज हमारे देश में ना एजुकेशन में प्रॉब्लम यही है कि जो इतने से, अब तुम नोटिस करो ना, जेआरएफ के लिए तुम्हें कितना फंड मिलता है, मुश्किल से 35,000, अब जाके थोड़ा 40,000 हो गया है। 40,000 में क्या होगा? तुम सोचो, आज की जो हमारी लाइफ है इतनी ज्यादा महंगी हो गई है, क्या 40,000 में, अगर मैं बोलूं एक मेल 40,000 में अपनी फैमिली संभाल सकता है? बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल होगा। एक लैविश लाइफ जी सकता है? बिल्कुल नहीं। और तुम 5 साल जो है झोंक देते हो अपने आप को रिसर्च करने में। रिसर्च करने में 5 साल एक आदमी जो है पीएचडी करने में लगा देता है, और कितना मिल रहा है वो भी अगर जेआरएफ क्वालिफाई किया तो, अदरवाइज यूजीसी नेट करने पर तो वो भी नहीं मिलता, साइड बाय साइड आप जॉब करो। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ फंडिंग इज इंपॉर्टेंट। तो ये इन्होंने सबसे पहले बोला कि हम फंड करेंगे कॉम्पिटिटिव और पीयर रिव्यूड ग्रांट प्रपोजल्स ऑफ ऑल टाइप्स एंड अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन। जितने भी डिसिप्लिन है, पीयर रिव्यूड ग्रांट प्रपोजल हो, आपने प्रपोजल दिया है, रिसर्च प्रपोजल पीयर रिव्यूड है, तो उनको फंड किया जाएगा बहुत ही अच्छे से, और फंडिंग अच्छी क्वालिटी का होने वाला है। ठीक है, दूसरा, ये कोशिश करेंगे सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जो है रिसर्च का कल्चर प्रमोट करें।
दूसरा सबसे बड़ा काम। तीसरा काम होगा उनका कि जितने भी रिसर्चर्स हैं, रिसर्चर और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, साथ में इंडस्ट्री वाले, इन तीनों के बीच में कनेक्शन बनाएंगे। समझो इस चीज को, इस चीज को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तरफ हमारा रिसर्चर है, एक तरफ हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, और एक तरफ इंडस्ट्री है। इन तीनों के बीच में कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम खुद पीएचडी स्कॉलर, कई लोग तो रिसर्च कर रहे होंगे, क्या तुम किसी गवर्नमेंट एजेंसी से मिले हुए हो, कोई कांटेक्ट में हो? क्या किसी इंडस्ट्री से कांटेक्ट में हो? नहीं। तो हमें कुछ पता ही नहीं होता है कि किस टॉपिक पे रिसर्च करें। तुम ही लोग आके मुझसे पूछते, कई बच्चे मुझसे पूछते, मैम क्या इस टॉपिक पे रिसर्च कर लें, क्या इस टॉपिक पे रिसर्च कर लें? भाई, हम जो अंधाधुंध घूम रहे हैं, फेलोशिप मिलने वाली है हमको, और पता ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है इस देश में। इसी चीज को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन खत्म करना चाहता है। गवर्नमेंट एजेंसीज, इंडस्ट्री, ये तीनों आपस में कांटेक्ट में रहेंगे, एंड देन यू कैन डू ऑन रिसर्च ऑन द प्रॉपर प्रॉब्लम एंड द प्रॉपर टॉपिक। समझ में आया? सो इस तीसरे लाइन का मतलब यही है कि आपको एज अ रिसर्च स्कॉलर पूरे टाइम पता होगा दैट व्हाट इज द मोस्ट अर्जेंट नेशनल रिसर्च इशू। समझ में आया? ओके और अब आपके रिसर्च करने से फायदा क्या होता है? कभी तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आता है कि मैम पीएचडी कर लेते हैं हम लोग, तो हमारे थीसिस का क्या होता है? कभी ऐसा सवाल दिमाग में आया किसी के? जैसे कि अभी जो बच्चे हैं ना, एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा। इससे ज्यादा अच्छा तुम ये सोचो कि जो थीसिस करते हो उसका क्या होता है, क्या होता है? क्यों 5 साल अपने जिंदगी के बर्बाद कर रहे हो तुम? क्यों? क्योंकि वो थीसिस जो है ना, अगर क्वालिटी वाली हुई ना बेटा, तो तुम्हारी थीसिस जो है, एक तो जर्नल में पब्लिश होगी, और दूसरा जो ये पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना, वो इन्हीं थीसिस को पढ़कर पॉलिसीज बनाते हैं। अंडरस्टूड? तो तुम्हारी थीसिस उस लेवल की होनी चाहिए कि पॉलिसी मेकर तुम्हारी थीसिस को पढ़े, और ये कितनी बड़ी बात होगी। और जानते हो तुम लोग, ये पॉलिसी मेकर्स थीसिस को पढ़ने के बाद उन पॉलिसीज में मेंशन तो करते ही करते हैं, और साथ में उन जिन थीसिस को एज अ रेफरेंस लिया गया था या लिया जाता है, उन रिसर्चर्स को बुलाया भी जाता है। ये तुमको पता ही नहीं होगा। ठीक है? तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना रिसर्च स्कॉलर्स के बारे। और लास्ट में रिकॉग्नाइज, देखो यही बात हुई, रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग रिसर्च एंड प्रोग्रेस। रिकॉग्निशन की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है? तो ये चीजें ध्यान रखो। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ये सारे काम करेगा। सबसे पहले फंड करेगा कॉम्पिटिटिव पीयर रिव्यूड ग्रांट प्रपोजल को। दूसरा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में रिसर्च को प्रमोट करना। तीसरा, रिसर्चर, गवर्नमेंट एजेंसी और इंडस्ट्री तीनों के बीच में एक, बोलते हैं ना, डोर से बांध देना, एक्ट एज ए लाइसियन। ठीक है? संपर्क स्थापित करेंगे। और चौथा, जितने भी आउटस्टैंडिंग रिसर्च है उनको रिकॉग्नाइज करना और प्रोग्रेस की तरफ काम करना। आज के सेशन में ये चारों चीजें याद हो जानी चाहिए तुमको, दोबारा ये क्लास देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है? मेरी क्लास ऐसी ही होती है कि सीधे क्लास के दौरान ही याद करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अब देखो, तुम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया, क्या कहीं भी ये लिखा था कि ये कोई नेशनल कमिटी बनाएगा फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन? नहीं, ये कहीं नहीं लिखा है। रिसर्च फाउंडेशन का वोकेशनल एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? बाकी मेरू के बारे में बिल्कुल सही है, ये बोला गया है कि एक मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड मेरू, और वो आईआईटी और आईआईएम के जो स्टैंडर्ड है उससे मैच करती हुई होगी। ठीक है? तो यस, फोर्थ क्वेश्चन इज करेक्ट। हाँ, रिसर्च कर रहे हो तो इस लेवल पे करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 17।
रोहित चिंता नहीं करो बेटा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अब यहां पे हम कुछ समझेंगे, फिर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। अगेन एक और नया नॉलेज मिल रहा है तुमको। देखो यहां पे तक्षशिला, एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी का जो इन्होंने मेंशन किया था, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला, ठीक है, इन 4 यूनिवर्सिटीज को मेंशन किया गया एनईपी 2020 में। तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहां पे तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, वल्लभी हो गया, विक्रमशिला हो गया, मिथिला को हटा दो, बाकी यू गॉट द आंसर, ठीक है। अब तुमको पता है ना, ये चारों जो है ना महाविहारास कहलाते थे। इसको यूनिवर्सिटी मत बोलो, महाविहारास बोलते थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब तुम्हें कुछ और न्यू नॉलेज दे रही हूं, अपने नोट्स में ऐड कर लो। सबसे पहले इन्होंने बोला कि इस पॉलिसी में कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो सारे मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज बन जाएंगे। कोई भी स्टैंड अलोन नहीं रहेगा, या कोई एक ही डिसिप्लिन में आप जो है डिग्री करा रहे हो, कॉमर्स में सिर्फ करा रहे हो, सिर्फ बीएड करवा रहे हो, एमएड कर, ऐसा नहीं बेटा। मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज में आपको कन्वर्ट करना होगा, एंड यू विल हैव टू हैव 3000 और मोर स्टूडेंट्स, मतलब मोर देन 3000 स्टूडेंट्स जो है इन इंस्टीट्यूशंस में होने चाहिए, ऐसा टारगेट है, ठीक है। और एक और बात बोली गई, इसको ध्यान रखना कि हर यूनिवर्सिटी दो टाइप की, कोई भी 2 टाइप की यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होगा। सबसे पहला होगा रिसर्च, सॉरी, इसको भी एक चीज याद रखना, ये आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बिल्कुल आने की संभावना है। रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी को बोला गया, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उन्हें बोला गया आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाओ, या फिर आप टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी में। अब रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी में क्या होगा, यहां पे इस टाइप की यूनिवर्सिटीज में इक्वल इंफोसिस दिया जाएगा ऑन टीचिंग एंड रिसर्च, यानी कि पढ़ाया भी जाएगा और रिसर्च भी कराया जाएगा, बिल्कुल बराबर बराबर जो है यहां पे इनको, इनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और जो टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी होगी ना, यहां पे मोर इंफोसिस होने वाला है टीचिंग में, ठीक है, मोर इंफोसिस ऑन टीचिंग, लेकिन रिसर्च को छोड़ा नहीं जाएगा, साथ में रिसर्च भी होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये 2 चीज ध्यान रखना कि यूनिवर्सिटीज को बोला गया है कि आप लोग आने वाले 15-20 सालों में 2 टाइप की यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाओ, कोई भी आपका चॉइस है, या तो रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी बन जाओ या फिर टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी बन जाओ। अगर आप रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी बनते हैं तो आप इक्वल इंफोसिस डालेंगे टीचिंग एंड रिसर्च में, और अगर टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज बनते हैं देन यू विल प्लेस ग्रेटर इंफोसिस ऑन टीचिंग बट स्टिल कंडक्ट सिग्निफिकेंट रिसर्च। कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं बोलेंगे कि भाई हम इतना रिसर्च नहीं कर पा रहे, हमारे पास इतने स्कॉलर्स नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी बन जाओ, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना, ओके। यहाँ हिंदी में भी तुमको मिल जाएगा, शिक्षण गहन विश्वविद्यालय और अनुसंधान गहन विश्वविद्यालय, ये दोनों चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर तुम लोगों ने दे ही दिया, सी इज करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू 18th क्वेश्चन। हाँ, टीचिंग इंटेंसिव में याद रखना मोर फोकस ऑन टीचिंग, पर रिसर्च इंटेंसिव में गलत करके मत आ जाना, तुम्हें यहां घुमा सकते हैं एनटीए वाले। रिसर्च इंटेंसिव मतलब ये नहीं हुआ कि मोर एम्फेसिस ऑन रिसर्च, इक्वल एम्फेसिस ऑन टीचिंग एंड रिसर्च, ठीक है, इस चीज को बस ध्यान रखना।
चलो जल्दी जल्दी आंसर दो 18 क्वेश्चन का फटाफट। Which of the following are recommendations of NEP 2020 for improving the quality of higher education in India? कुछ लोग सी कर रहे हैं, कुछ लोग डी कर रहे हैं। क्यों भाई इतना कंफ्यूजन क्यों है? तुमको अभी मैंने बताया बेटा, वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट करने के लिए ही तो मेन स्ट्रीम एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन ले लो। वहां पे अरे हायर एजुकेशन क्यों, स्कूल एजुकेशन में भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। पता ही है तुमको 8th स्टैंडर्ड से जो है वोकेशनल एजुकेशन डाला जाएगा। तो क्या कंफ्यूजन है? मतलब वोकेशनल एजुकेशन को तो इंटीग्रेट करने की बात फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, फ्रॉम द स्कूल एजुकेशन हायर एजुकेशन में भी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जनरल एजुकेशन काउंसिल क्या कर रहा है भाई, वो जो फ्रेमवर्क बना रहा है विद द सिंक ऑफ स्किल फ्रेमवर्क, क्यों कर रहा है वो? टू इंटीग्रेट वोकेशनल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन। तो ये तो बिल्कुल सही है। और बाकी तो तुम पढ़ ही चुके हो, एनआरएफ एक्रेडिटेशन और यही नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अभी हम लोगों ने पढ़ा। कौन करने वाला है ये NHEQF की स्थापना? कौन करने वाला? जल्दी आंसर करो, चलो जल्दी जल्दी ऑप्शन कमेंट में आंसर करो। NHEQF कौन बनाने वाला है? फटाफट आंसर करो फटाफट। हाँ कीर्ति, आई एम सो सॉरी, 6th स्टैंडर्ड से, यस 6th स्टैंडर्ड से, आई एम सो सॉरी। चलो बताओ बताओ, NHEQF कौन बनाने वाला है? यस यस, वेरी गुड। देबालिना, मौसमी, भावना, प्राची, दीक्षा, यस। व्हाट इज द आंसर? जनरल एजुकेशन काउंसिल। ये जो हमारा 4th वर्टिकल है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का, GEC, वो बनाएगा NHEQF। ठीक है, चलो बस 2 और क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो फटाफट। 19 क्वेश्चन का आंसर दो। अजय कुमार, उसको NHGEC मत बोलो, सिर्फ आप GEC बोलो। हाँ, जनरल एजुकेशन काउंसिल नाम है। अनुपमा आप भी बेटा NHGEC मत बोलना, गलत मत करके आ जाना। यस, अभी तुम लोगों ने पढ़ा, मैंने बोला था ना इसलिए पढ़ लेना बेटा। और यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, एक्चुअल क्वेश्चन में ये लेस देन 1% था। ठीक है, ऐसा मत बोला मैम आपने तो फॉल्स करवा दिया। देखो मैंने इसको ग्रेटर देन 1% कर दिया है। मैं देखना चाह रही थी कि तुम लोग को समझ में आ रहा है या नहीं। दिस इज ग्रेटर देन 1%, तो कितना था? 0.69% था ना, दैट इज लेस देन 1%। एक्चुअली में ये होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट। चलो अब ये आ जाओ, यहां पे हम एक और नई चीज पढ़ेंगे इसके बारे में। 20th क्वेश्चन का आंसर करो। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में जो है ये चीज हम पढ़ लेंगे। व्हाट इज बोर्ड ऑफ गवर्नर? पहले जिनको आता है वो इस क्वेश्चन का आंसर करिए। हाँ बेटा भावना, मैंने साइन चेंज कर दिया, मैंने बोला ना ओरिजिनल क्वेश्चन में लेस देन 1% ही था, मैंने साइन चेंज कर दिया। देखना चाह रही थी तुम लोग रट वट के आते हो तो ए करके ए कर दोगे सीधे। अब देखो बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग ए कर रहे हैं, कुछ लोग सी कर रहे हैं, कुछ लोग डी कर रहे हैं। पता नहीं कितने सारे आंसर दे रखे हो तुम लोगों ने। अब ध्यान से देखो, इसका हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका आंसर सी है, बाद में देखते हैं। पहले देखो बोर्ड ऑफ गवर्नर की बात हुई, पहले तो तुमको मैंने बता दिया
कि 15 साल का टाइम दिया गया है, 15 साल का टाइम दिया है। नैक ने बोला, जो नैक बनेगा ना, जो हमारा सेकेंड वर्टिकल है नैक, इसने बोला ऐसा एनईपी 22 में कहा गया है कि 15 साल का टाइम दिया जाएगा सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। हम एम करेंगे कि वो बन जाए इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। क्या बन जाए? इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन बनने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, है ना। ऐसे थोड़ी ना आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगे और सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन बन जाएंगे, मतलब आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, इंस्टीट्यूशंस को कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। उनमें से सबसे पहली मेहनत ये होगी कि सारे इंस्टीट्यूशन को बोला जाएगा कि आप एक बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो स्टैब्लिश करिए। ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर को इंपावर्ड किया जाएगा दैट हाउ टू गवर्न द इंस्टीट्यूशन फ्री ऑफ एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर को जब ये इंस्टीट्यूशन, जब ये बनेगा बोर्ड ऑफ गवर्नर, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें जो मेंबर्स होंगे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी दैट हाउ यू कैन गवर्न योर इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। तुमको पता है हर इंस्टीट्यूशन में कोई ना कोई बाहर का इंटरफेरेंस होता ही होता है, बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स चलती है ना, और इसके कारण जो है टीचिंग सिस्टम पे उसका असर पड़ता है। तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर सबसे पहले तो यही करेगा, इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है, और कहा जा रहा है कि बाय 2035, कब? वही 2035 तो सबका टारगेट है, तुम्हारा 50% एनरोलमेंट का भी टारगेट है और इसका भी टारगेट है। बोर्ड ऑफ गवर्नर बाय 2035 इतना ज्यादा इंपावर्ड हो जाएगा कि वो अपने इंस्टीट्यूशन के सारे गवर्निंग का काम इसके हाथ में होगा। ठीक है, रेगुलेशन का काम, गवर्निंग का काम, ये सारी चीजें जो है इनके हाथ में हो जाएंगी। ठीक है, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ गवर्नर की बाद में रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, इन सबको ट्रांसपेरेंट तरीके से सारे रिकॉर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के वो बताएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ गवर्नर को दी गई है। और ऑल्सो जितने भी जो हमारा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है, उसके जितने भी गाइडलाइंस है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल बनाने वाला है, जितने भी गाइडलाइंस, इसको फॉलो करने का काम किसकी जिम्मेदारी है? बोर्ड ऑफ गवर्नर की, बोर्ड ऑफ गवर्नर की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब तुमको दूसरी चीज मैंने अभी बताई थी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान के बारे में। स्टार्टिंग ऑफ द क्लास तुम्हें बताया था कि हर इंस्टीट्यूशन एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बनाएगा, जिसके बेस पे एक्रेडिटेशन भी होगा, जिसके बेस पे आपको ग्रांट भी मिलेगा। अब ये इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान कौन बनाने वाला है, यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो भाई ध्यान रखना, वो ये जो आईडीपी बनाने वाले हैं वो बोर्ड मेंबर्स रहेंगे, इसमें अकेले बोर्ड ऑफ गवर्नर नहीं रहेंगे, इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल लीडर्स, फैकल्टी, स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। ध्यान रखना ये चीज, सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे। इसको अपने नोट्स में ऐड कर लो। कौन कौन रहेंगे? बोर्ड मेंबर्स, ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल लीडर्स, इस प्लान को बनाने में इन्वॉल्व होंगे, फैकल्टी, स्टूडेंट्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम देख लो पूरे ग्रास रूट लेवल से जो है सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये नहीं कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट वाले बैठकर जो है प्लान बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे देखो स्टूडेंट के जो यूनियन मेंबर्स होते हैं ना, सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, स्टाफ मेंबर्स भी। फैकल्टी मतलब वही हुआ, स्टाफ मेंबर्स डाल लो। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना। अब क्वेश्चन का आंसर तुमको समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज द आंसर। दिस इज ट्रू। It is envisaged that all higher education institutions shall aim to become autonomous and have an empowered board of governor. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान शैल बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये गलत है। सिर्फ मेंबर्स ऑफ बीओजी का ही काम नहीं है, बोर्ड मेंबर्स का ही काम नहीं है। इसके अलावा
फैकल्टी मेंबर्स, इंस्टीट्यूशनल लीडर्स, स्टूडेंट्स सब लोग इन्वॉल्व रहेंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, ओके, चलो भाई, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आज का महामैराथन हम यहीं पे एंड करते हैं। और आज की क्लास में तुम लोगों ने बहुत सारे नए नए टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे तुम लोगों ने आज बोर्ड ऑफ गवर्नर के बारे में पढ़ा, आज तुम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान के बारे में पढ़ा, आज तुम लोगों ने 4 वर्टिकल्स डिटेल में ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा, फिर तुमने आज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में पढ़ा, फिर तुमने आज नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम के बारे में पढ़ा। इतनी सारी चीजें मैंने आज तुम्हें कवर करा दी है महामैराथन में। आई होप सो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगी, और जितना ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो कर देना। अच्छा हाँ, याद आ गया मुझे, भावना का क्वेश्चन था, भावना ही थी ना? एक सेकेंड, अभी जाना नहीं भैया, कीर्ति और जितने लोग भी पूछ रहे हैं स्टेम का, यस, एक बार स्टेम के बारे में तुम्हें मैं समझा देती हूँ शॉर्ट में। देखो भाई, ऐसा है, स्टेम का फुल फॉर्म तुम लोगों ने दे दिया, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अब ध्यान से सुनो स्टेम का क्या है चक्कर। देखो, स्टेम लर्निंग जो है, सबसे पहले नीति आयोग है ना आपका, नीति आयोग को सब जानते हैं, थिंक टैंक है ना, थिंक टैंक है ये। अब इन्होंने प्रमोट किया कि स्टेम लर्निंग को हमको स्कूल में लेकर आना है, क्योंकि जब तक स्कूल के बच्चे टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे, हायर एजुकेशन में क्या ही हो पाएगा। तो सबसे पहले स्कूल एजुकेशन में स्टेम लर्निंग को लाया गया। स्टेम लर्निंग को कैसे लाया गया, याद रखना, अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन ये लॉन्च किया गया बाय नीति आयोग। ठीक है, और इस मिशन के तहत स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। अभी तक तो हजारों की संख्या में लैब स्टैब्लिश हो चुके हैं। सारे प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स, सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। आपको एक प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना होता है। प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल रहा तो आपको जो है फंडिंग दी जाती है, यानी स्कूल्स को कम से कम 20 लाख की फंडिंग मिलती है। अभी तो इंक्रीज भी हो गया है, कम से कम 20 लाख की फंडिंग मिलती है कि आप लोग अपने स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब स्टैब्लिश करें। अब इस लैब में जो है स्टेम लर्निंग करवाना है। तो स्टेम लर्निंग क्या है, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स से यूज करके रोबोटिक्स पढ़ाते हैं बच्चों को। सोचो, छोटे छोटे बच्चे जो 6th स्टैंडर्ड 5th 6th स्टैंडर्ड से, तुमको पता है ना, कोडिंग भी इंट्रोड्यूस किया गया कि 6th स्टैंडर्ड के बच्चे कोडिंग भी करेंगे। ये सब क्यों किया गया? विद द हेल्प ऑफ दिस लैब दे विल लर्न अबाउट कोडिंग। बचपन से ही कोडिंग पढ़ना शुरू कर देंगे, रोबोटिक्स पढ़ना चालू कर देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझेंगे। समझ आया? तो ये स्टेम लैब में ही होता है, स्टेम लर्निंग यही करवाता है। और इसके अलावा सिर्फ आप रोबोटिक्स ऐसे ही नहीं पढ़ रहे, आप जो है जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं स्कूल में उन सब को आपस में इंक्लूड किया जाता है, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया जाता है। एक ही टॉपिक को अगर आप बच्चों को वाटर पोल्यूशन पढ़ा रहे हैं तो वाटर पोल्यूशन को एसएस से भी जोड़िए, साइंस के टॉपिक से भी जोड़िए, मैथ्स के टॉपिक से भी जोड़िए, और वाटर पॉल्यूशन के एक प्रॉब्लम को आप बोलो कि सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मतलब क्या हुआ? व्हाट इज इंजीनियरिंग? व्हेन यू आर मेकिंग सम मशीन यू आर अप्लाइंग योर इंजीनियरिंग नॉलेज, है ना। जब आप कोई मशीन बनाते हैं तो आप इंजीनियरिंग ही कर रहे होते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को यही बताया गया है, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को इंक्लूड किया जा रहा है। और तुम्हें मैं बता दूं, अभी कहां पे हो तुम लोग, ये चीज बहुत आगे बढ़ चुकी है। हायर लेवल पे रोबोटिक्स चैंपियनशिप हो रहे हैं और बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बड़े बड़े स्कूल के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने ज्यादा प्राइज जीत रहे हैं कि आपको क्या बताऊं। तो ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए। व्हाट इज द रीजन कि कल को जब आप प्रोफेसर बनोगे या रिसर्च करोगे, तो अब ये चीज तो हो चुकी है, आपको इसके ऊपर का लेवल रिसर्च करना है। जब आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो आप
टीचर को ट्रेन कर रहे हो, है ना, तो उनको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज स्टेम लर्निंग, आप सबको पता होना चाहिए, तभी तो आप सामने वाले को पढ़ाओगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेम। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, ये तो बहुत अथाह सागर है, ठीक है, तो शॉर्ट में तुमको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। हाँ, ये स्टेम बदलकर स्टीम भी हो गया है, वेरी गुड कीर्ति। ये भी बता दूं कि स्टेम जो है अब चेंज होकर स्टीम हो चुका है। स्टीम मतलब ये है कि इसमें ए फॉर आर्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है, कि भैया आर्ट भी तो एक चीज है। बच्चा जब मशीन बनाएगा तो उसको जो है क्रिएटिव नॉलेज भी होना चाहिए, उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, या अगर नहीं है तो जनरेट की जाएगी टीचर के द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। चलो अब हम क्लास को पूर्ण विराम करते हैं और अब हम मिलेंगे कल सुबह 11 बजे विद द न्यू टॉपिक ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसी तरह से जुड़े रहो। आज का महामैराथन NEP 2020 का आई होप सो आपके बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।